अष्टत्रिशतमो अध्याय 38वां 38th चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान फ्रॉम सुश्रुत संहिता। टुडे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये द्रव्य गुण को भी कवर करता है। चरक का जो महाकसाय वाला चौथा सठ विरेचन सता सितरीय अध्याय जो है ना, तो चौथा अध्याय जिसमें महाकसाय का वर्णन है, 50 महाकसाय का वर्णन है, उसमें उसको भी कवर करता है, उससे मिलता जुलता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर में और टफ है। ये चैप्टर टफ है, लेकिन हम इसको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इस गढ़ में ये औषधियां हैं, इस गढ़ का काम ये है, तो हम आपको जो चीज बताएंगे आप वही याद करना बस, और कुछ आपको याद नहीं करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस अध्याय से प्रश्न आता ही आता है। इस अध्याय से प्रश्न आता ही आता है, जरूर आएगा प्रश्न। तो आपको क्या करना है कि इस अध्याय को 2-3 बार अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना है, इसको अपने कंठ में बिल्कुल विराजमान कर लेना है, ऐसा याद करना है। ट्रिक हम बताएंगे, करना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव्य संग्रहणी अध्याय 38 38वां चैप्टर है ये। इस 38वें 38 चैप्टर में 37 गढ़ बताए गए। गढ़ जैसे उन्होंने महाकसाय बताए, इन्होंने गढ़ बताए। उन्होंने महाकसाय बताया 50 महाकसाय, इन्होंने गढ़ बताए। 38 अध्याय में 38 चैप्टर में 37 गढ़ बताए। 38वें अध्याय में 37 गढ़ बताए। उन जो गढ़ बताए हैं उनमें वात हर 9 है, पित्त हर 11 है, कफ हर 17 है। वात हर इज इक्वल टू 9, पित्त हर इज इक्वल टू 11, कफ हर इज इक्वल टू 17। तो ये उन्होंने बताया। कह रहे हैं विदारी गंधादि गण। चरक ने क्या किया था? जीवनी महाकसाय, भेदनी महाकसाय, ठीक है, संधानी महाकसाय, ऐसे बताया था ना, दीपनी महाकसाय, ऐसे करके महाकसाय बताए थे। इन्होंने क्या किया, जो द्रव्य जो गढ़ बताए हैं, उस गढ़ का जो पहला प्लांट है उसके नाम पर इन्होंने गढ़ का नाम रख दिया। जैसे पहला प्लांट है इसका विदारी गंधा, तो इन्होंने कह दिया पहला जो इनका गढ़ हुआ विदारी गंधादि गढ़। विदारी गंधादि गढ़ कि विदारी गंधा और आदि, विदारी गंधादि गढ़ हो गए। दूसरा जैसे मान लीजिए है आरगवध मदन गोप घोंटा कंटकी कुटज पाठा आ रहा ना, तो इन्होंने कह दिया पहला प्लांट आ रहा है आरगवध, तो गढ़ का नाम हो गया आरगवधादि गढ़। तो इन्होंने जो पहला प्लांट आया है गढ़ का उसके नाम पर इन्होंने गढ़ का नाम कर दिया है, ठीक है। तो देखिए विदारी गंधादि में जीवक और रेशभक को अंडरलाइन कर लीजिए कि जीवक और रेशभक जो है इनके विदारी गंधादि गढ़ में है। और विदारी गंधादि का काम कर्म क्या होता है? वात पित्त को नष्ट करता है। 5th नंबर श्लोक, वात पित्त को नष्ट करता है, शोष गुल्म अंगमर्द और ऊर्ध्वश्वास को, ऊर्ध्वश्वास और कास को विनाश करता है। दूसरा आरग वदादिगण। आरग वदादिगण जो है वो मेनली श्लेष में विषापहा, कफ और विष को नष्ट करता है, और मेह कुष्ठ ज्वर इनको नष्ट करता है। फिर वरुणादि वर्ण, वरुण जाहिर सी बात है वरुण तो वरुण आदिगण की जो औषधियां होंगी वो कफ और मेद को नष्ट करेंगी। कफ मेद निवारण, वरुणादिगण की औषधियां जो होंगी कफ और मेद को नष्ट करेंगी, और आभ्यंतर विद्रति को, वरुण में आभ्यंतर विद्रति को नष्ट करती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वरुणादि की औषधियां। फिर वीरतरवादी, वीरतरवादी तो इसमें चरक के मूत्र विरेचनी महाकसाय की 9 औषधियां हैं, जिसमें एलकट नहीं है, बाकी सारी मूत्र विरेचनी महाकसाय की। तो वीरतरवादी गण जो है वो अस्मरी शर्करा और मूत्र क्रच और मूत्राघात को रुजापहा, ठीक है। तो अस्मरी शर्करा मूत्रकच मूत्राघात इनको नष्ट करता है वीर तरवादिगण, ठीक है। अष्टांग हृदय ने इसे वेलेंतरादिगण के नाम से लिखा है, वेलेंतरादिगण, ठीक है। फिर देखिए ऊपर एक पॉइंट लिखा है, स्पेशली अगर पूछा जाए कि कफ नाशक कौन सा गण है, तो आरक वधादिगण कफ नाशक है, और आभ्यंतर विद्रधि नाशक वरुणादिगण।
फिर चरक ने अर्जुन और असन को उदर्द महाकसाय में रखा है, उदर्द प्रशमन महाकसाय में। सबको पता है कि चरक ने अर्जुन को हृदय में नहीं रखा है, उदर्द में रखा है। बहुत टॉप का क्वेश्चन है, बहुत टॉप का। जब चरक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको कि चरक ने अर्जुन और असन को उदर्द महाकसाय में रखा है, उदर्द प्रशमन महाकसाय में, हृदय में नहीं रखा है अर्जुन को। सुश्रुत ने इनको साल सरादिगण में रखा है, साल सरादिगण में रखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछता है। ये देखिए साल सरादिगण जो होता है कुष्ठ को नष्ट करता है, कुष्ठ विनाशना, मेह पांडव, आमय हरा, कफ मेद विशोषणा। नीचे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिए साल सरादिगण जो 12वां नंबर श्लोक है, 12 नंबर में साल सरादिगण में असन और अर्जुन, देखिए अंडरलाइन है, उसको इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 13 नंबर श्लोक साल सरादिगण कुष्ठ विनाशना, मेह पांडव, आमय हरा और कफ मेद विशोषणा। फिर रौद्रादिगण, तो रौद्रादि अंडरलाइन करिए, रौद्रादि, रौद्रादि योनि दोष हरा। अय्या में पूछा गया है 2016 में। रौद्रादिगण जो होता है योनि दोष का नाशक होता है। अर्कादिगण, अर्कादिगण मेनली क्या है, क्रमिक कुष्ठ प्रशमना और विशेषाद व्रण शोधना। तो अर्कादिगण जो होता है ये व्रण शोधन के लिए करते हैं। सुरसादिगण, सुरसादिगण देखिए लिखा है प्रतिस्याय, प्रतिस्याय, प्रतिस्याय को नष्ट करता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 20 नंबर श्लोक मुस्क कतादि, मुस्ककादि शुक्र दोष और शर्करा नाशन, शुक्र दोष और शर्करा नाशन पे कार्य करता है। इसमें त्रिफला प्रेजेंट होता है, मुस्कदादिगण में त्रिफला प्रेजेंट है। पिपल्यादिगण, पिपल्यादि में सदूषण है और दीपनी महाकसाय के 8 द्रव्य है, भल्लातक, अस्थि और अम्लवेतस, ये 2 नहीं चरक के अनुसार। पिपल्यादिगण इसमें सदूषण प्रेजेंट होता है। पिपल्यादिगण क्या करता है, आम पाचन करेगा, जाहिर सी बात है जब दीपनी है तो आम पाचन करेगा, अरुचि लाएगा, ठीक है। अच्छा पीछे एक पॉइंट रहेगा और नोट कर लीजिए कि व्रण शोधन में अर्कादिगण, आरक वधादिगण और सुरसादिगण, व्रण शोधन में अर्कादिगण, आरक वधादिगण, सुरसादिगण। स्पीड को लेकर टेंशन ना करिए, अभी नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, ये तो मैं केवल फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि आपको संहिता से पढ़ा देता हूँ। उसका जो जो पॉइंट है, सार है, सारा अभी हम नोट्स में ले आएंगे। एलादिगण ये सबसे लार्जेस्ट गण होता है, इसमें 28 औषधियां होती हैं, 28 औषधियां, 28 द्रव्य हैं। एलादिगण सबसे सबसे लार्जेस्ट गण है इनका, एलादिगण। गुग्गुलू और सर्जरस इसी में है एलादिगण में। यह व्रण व्रण प्रसादन का, वर्ण प्रसादन का काम करता है, व्रण नहीं वर्ण प्रसादन का, एलादिगण, ठीक है। फिर आप देखिए श्यामादिगण 29-30, श्यामादिगण जो होता है गुल्म और विष को नष्ट करता है, गुल्म और विष को, उदावर्त को नष्ट करता है। फिर देखिए बृहत्यादिगण, ठीक है, इसमें बृहति, कंटकारी, कुटज, फल पाठा और मधु, ये होते हैं 5 द्रव्य होते हैं बृहत्यादिगण में। पटोलादिगण देखिए लिखा है नीचे 34 में, पटोलादिगण ये ज्वर का शमन करता है, पटोल, पटोलादिगण ज्वर का शमन करता है। काकोल्यादिगण, काकोल्यादिगण 18 औषधियां होती हैं इसमें, 18 द्रव्य हैं। ये काकोल्यादिगण पित्त, रक्त और वायु, पर्व का नाश करता है। काकोल्यादिगण पर्व का नाश करता है, जीवनी है, ब्रंघणी है, ब्रस्य है, दुग्ध और छीड़ हुए कफ को बढ़ाता है, ठीक है। काकोल्यादिगण इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट गण इसमें विद्यारय गंधादि और काकोल्यादि बहुत है। ऊषक आदिगण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊषक आदिगण में सैंधो है, शिलाजतु है, तित्तुत है, सैंधो, शिलाजतु और तुत्त ऊषक आदिगण में। ये ऊषक आदिगण अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच, गुल्म को नष्ट करता है। फिर सारीवादिगण, सारीवादिगण जो है पित्त और ज्वर को नष्ट करता है और विशेष दाह नाशन है। तो सारीवा ठंडी होती है तो विशेषाद दाह नाशन के लिए कार्य करता है। अंजनादिगण अय्या में फिर पूछा गया है, इसको अंतरदाह और रक्त पित्त के लिए करते हैं। अंजनादिगण विशेष विशोपसनो दाहे निहंत्र्य अभ्यांतरम, ठीक है, अंतरदाह और रक्त पित्त के लिए अंजनादिगण। इसमें स्ववीरांजन है, रसांजन है, अंजनादिगण। परूषक आदिगण, परूषक आदिगण में भी त्रिफला है,
ये मूत्र दोष को दूर करता है और हृदय होता है। ठीक है। फिर 49 में देखिए, नया ग्रोथ आदिगण, नया ग्रोथ आदिगण ये भग्न संधानक है और योनि दोष को नष्ट करता है। नया ग्रोथ आदिगण। फिर गुरुच्यादिगण सर्व प्रकार के ज्वर को नाशन करता है। नोट नहीं करना है आपको, केवल अंडरलाइन करना है। मैंने आपसे कहा था 2 हाइलाइटर लेना है, आपको अंडरलाइन करना है। आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, केवल अंडरलाइन करना है। आप लिखिए मत, मैं अभी सब अभी लिखा हुआ पूरा नोट्स आपको दूंगा। ये तो केवल मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ, इसमें से आपको इतना कंफ्यूजन भी हो जाएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाइलाइटर करने के लिए टाइम, चलो ले लो। ठीक है, तो केवल हाईलाइट करिए। और अभी नोट्स में मैं आपको पूरा डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से रटवाता हूँ अभी आपको, डोंट वरी। फिर 52 में देखिए, उत्पलादिगण। उत्पल है तो जाहिर सी बात है कमल का पर्याय है, तो कमल के 7 भेदों का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो उत्पलादिगण कमल के 7 भेदों का उल्लेख है। मुस्तादिगण, इसमें भी त्रिफला होता है मुस्तादिगण में। और ये मुस्तादिगण जो होता है पाचन करता है, स्तन्य शोधन करता है और योनि दोष हर करता है। अय्या 2016 में ये भी पूछा गया, एआईए वालों ने बहुत पूछा है इस चैप्टर से। और इस बार मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया था, काकोल्यादिगण करके, विदारी गंधादिगण। फिर देखिए 56 में हरितकी, आम्लकी और विभीतकी, इनको त्रिफला कहते हैं। ठीक है, त्रिफला के बारे में भी पूरा बताऊंगा मैं भी आपको। त्रिफला का पित्त, पित्त अग्नि में कुष्ठ विनाशनी, चक्षुष्या दीपनी, चेव च एव विषम ज्वर नाशनी। ये श्लोक बिल्कुल रेफरेंस के लिए याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, आधे लोगों को आप में से याद भी होगा। त्रिफला कफ पित्त अग्नि मह कुष्ठ हरा सरा, ये भाव प्रकाश बसाए श्लोक है। त्रिफला कफ पित्त अग्नि मह कुष्ठ हरा सरा, चक्षुष्या दीपनी पाचना, चक्षुष्या दीपनी पाचनी, विषम ज्वर नाशनी। तो ये शायद भाव प्रकाश का है, इन्होंने देखो कुछ मिलता जुलता कहा है कि त्रिफला कफ पित्त अग्नि मह कुष्ठ विनाशनी, चक्षुष्या दीपनी चा एवं विषम ज्वर नाशनी। तो ये रेफरेंस याद कर लीजिएगा, सुश्रुत ने कहा है। फिर त्रिकटु, त्रिकटु को देखिए 58 में, त्रिउषण भी कहते हैं और व्योस भी कहते हैं। पिपली, मरीच और श्रृंग बेर लिख दिया है इन्होंने, वही सोंठ सुंठी को त्रिकटु कहते हैं। त्रिउषणम कफ मेधोग्नम में कुष्ठ त्वग आमयानम। ठीक है, आम्लक आदिगण, आम्लक आदिगण में देखिए 660 में विभीतकी एब्सेंट है। आम्लक में हरितकी और आम्ला तो है लेकिन विभीतकी नहीं। ठीक है, सर्व ज्वर में देते हैं, चक्षु से देखते हैं दीपन होता है, वृश्य होता है। 62 में देखिए, त्रप्यादिगण, 7 धातुओं में यसद एब्सेंट है इसमें, सप्त धातुओं में यसद नहीं। गर कृमि हर होता है, हृदरोग होता है, पांडु में है हरस्तता। फिर 64 में आइए, लाक्षादिगण, लाक्षादिगण में हरिद्रा द्रोह है। 65 में आइए, कुष्ठ क्रमिहर होता है और दुष्ट व्रण विशोधन होता है। लाक्षादिगण कुष्ठ क्रमिहर और दुष्ट व्रण विशोधन। पंचमूल, पंचमूल सबको पता है, बृहत लघु, पता है नहीं पता है? चलो अभी सब बताते हैं, अभी सब बताएंगे। तो देखो उसमें लिखा है, तत्र त्रिकंटक बृहति द्वय पृथक पण्यो विदारी गंधा च इति कनीय। कनीय मतलब छोटा, तो ये लघु पंचमूल है। त्रिकंटक बृहति मतलब बड़ी बृहति, छोटी बृहति, बड़ी कटेरी छोटी कटेरी, पृथक पर्णी प्रश्न पर्णी यानी, और विदारी गंधा मतलब साल पर्णी। बिल्वाग्नि मन तुंटुक पाटला कास्मर, ये महत मतलब बड़ी होती है, बड़ा पंचमूल है, बृहत पंचमूल। बिल्व अग्निमन तुंटुक पाटला कास्मर चाहती, विक्की बड़े वीपी छोटे, अभी सब बताएंगे आपको, चिंता ना करिए। बृहत पंचमूल तिक्त होता है, कफवात को नष्ट करता है, सब बताएंगे अभी, चिंता ना करिए। लघु और बृहत पंचमूल को मिलाकर 10 मूल कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे।
ये 10 मूल जो होता है श्वास, नासक, कफ, पित्त और वात का सामक होता है। सर्व प्रकार के ज्वरों का नाशक होता है, सब बताएंगे क्या। तो अभी हमने पढ़ा बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल। अब पढ़ते हैं वल्ली पंचमूल। विदारी, सारीवा, रजनी, गुडची, अजसरंग। रजनी वल्ली के अंतर्गत आता है। रजनी मतलब हरिद्रा, वल्ली पंचमूल है। फिर पढ़ेंगे हम कंटक पंचमूल। कर, मर्द, त्रिकंटक, सरयक, शतावरी, गृध्र, नक्र। ठीक है, तो ये कंटक, इसमें कांटे होते हैं, कंटक संख्या बोलते हैं, कंटक पंचमूल है। वल्ली और कंटक दोनों जो होता है रक्त पित्त को नष्ट करता है, शुक्र दोष विनाशन होता है। कुश, कास, नल, दर्भ, कांडिच्छू। तो कुश, कास, नल, दर्भ और कांडिच्छू ये तृण पंचमूल होते हैं। अष्टांग संग्रह और भैसक रत्नावली नल के स्थान पर सर माना। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने कुश के स्थान पर साली माना। तो ये अपना अपना है, तृण पंचमूल होता है। तृण पंचमूल दुग्ध के साथ प्रयोग करने से मूत्र दोष और रक्त पित्त को नष्ट कर देता है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, दुग्ध के साथ प्रयोग करने से। उक्त 5 प्रकार के पंचमूल में 78 में आदि के लघु और महत्व पंचमूल विशेषकर वात नाशक है और अंतिम तृण पंचमूल पित्त नाशक है। और शेष 2 वल्ली और कंटक जो है वो कफ नाशक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 38 अध्याय खत्म हो जाएगा। 39 देख लेते हैं फटाफट। एकोन चत्वारि इंस तमो अध्याय संशोधन संसमनी। एकोन लिखा है तो जाहिर सी बात हो गई 39 चैप्टर हो गया। संशोधन संसमनी अध्याय हो गया ये। इसमें 7 वर्ग हैं, 4 संशोधन के और 3 संसमन के। तो देखिए लिखा है ऊर्ध्व भाग हर या दोष हर या वामक द्रव्य। तो लिखा है कोविदार से पूर्व औषधियों के फल और कोविदार से चित्रा तक की औषधियों को वमनार्थ होना चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा नहीं गया। फिर अधोभाग हर दोष द्रव्य बताए गए हैं कि कौन सा विरेचक द्रव्य है, कौन सा वमन द्रव्य है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वमन है, वामक द्रव्य है, कौन सा विरेचक द्रव्य है, पूछा नहीं गया है। फिर हिंदी में देखते हैं, सॉरी इसमें श्लोक में पहले देखते हैं इधर 4 नंबर श्लोक की हिंदी। यहां पे देखिए लिखा है कंपिलक के फल के ऊपर संचित हुई रज, मतलब कंपिलक की फल रज, अंडरलाइन करिए। पूतिक और अमलतास या पूतिक और आरगवत के पत्र। तो कंपिलक की फल रज से विरेचन हो रहा है और पूतिक और आरगवत के पत्र से विरेचन हो रहा है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है अध्याय 39 में। अंडरलाइन कर कंपिलक का फलरज और पूतिक और आरगवत का पत्र ऊपर लिखा है, उससे विरेचन होता है। 5 नंबर श्लोक, 5 नंबर। वेरी 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 1000 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने आपको सार पढ़ाया था सुश्रुत संहिता तक का, तब भी मैंने आपको वहां बताया था, यहां फिर बता रहा हूं। कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली, कारवेल्लक, ये जो 5 द्रव्य हैं ये वमन भी करते हैं और इनके द्वारा विरेचन भी होता है, और इनका स्वरस जो होता है वमन विरेचन दोनों करते हैं। तो कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली और करेला, करेला मत याद करिएगा, ऐसे याद करिएगा कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली, कारवेल्लक, ये उभय भाग हर दोषहर होते, उभय भाग दोषहर द्रव्य होते हैं। वमन भी कराते हैं, विरेचन भी कराते हैं, लेकिन स्वरस होता है इनका। क्या लेते हैं? स्वरस लेते हैं। कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली और कारवेल्लक का स्वरस जो होता है उभय भाग होता है। सिरो विरेचक में देखो क्या कह रहे हैं कि सिरो विरेचक द्रव्य एक बार पढ़ लेना। हिंगू और लाच्छा के निर्यास ले लो, लवण पार्थी खनिज होते हैं, संधान करने से मद तैयार होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए वात संसमन द्रव्य लिखे 7 नंबर श्लोक में, हिंदी में देखिए वात संसमन द्रव्य। देवदारी, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, बहुत लिखे हैं वात संसमन। ठीक है, वात संसमन द्रव्य लिखे। विदारी गंधा हो गया, द्वेचा दे पंचमूल्यो समासेन वात संसमन। फिर लिखा है पित्त संसमन, बहुत सारे द्रव्य लिखे हैं, श्वेत चंदन, लाल चंदन, हिबेर,
ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लिखा है कफ संसमन द्रव्य वर्ग। तो इसमें बहुत सारे द्रव्य लिखे हैं, एक द्रव्य अंडरलाइन कर लीजिए, रासना। बस ऊपर रासना लिखिए और ऊपर तीर खींचिए इसके, और लिखिए कम से कम 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुश्रुत में रासना को कफ संसमन वर्ग में रखा गया है। वैसे रासना क्या करता है? वात सामन करता है। चरक ने, अष्टांग हृदय ने, सारे भाव प्रकाश सबने बताया है कि रासना वात सामक होता है, लेकिन सुश्रुत जी ने रासना को कफ संसमन वर्ग में रख लिया है। अंडरलाइन करिए इसको, तीर खींचिए और लिखिए 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुश्रुत ने रासना को कफ संसमन वर्ग में रखा है। ठीक है, फिर देखो लिखा है सर्व प्रकार की औषधियों को रोग जठराग्नि और रोगी इनके बल का विचार करके न्यून अधिक मात्रा में प्रयुक्त करने चाहिए। तो ऐसे बताया है कि रोगी के अग्नि, ये तो आप लगा लोगे, अग्नि बल के हिसाब से विचार करके देना चाहिए। जठराग्नि की शक्ति से अधिक अगर दे दोगे तो अजीर्ण उत्पन्न करेगी, पेट में सूल करेगी, और रोगी के बल से अधिक वाली दे दोगे तो गिलानी मद मूर्छा उत्पन्न करेगी। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, इसमें इतना पॉइंट नहीं है। वन वन 11 नंबर, 11 नंबर में क्या लिखा है? दोष प्रत्यावनम मृदु। क्या कह रहा है कि संशोधन कर्म में से साध्य रोगों में यदि रोगों की उत्कृष्ट या दुर्बलता हो गया हो और मतिमान वैद्य को गिराने वाली मृदु वीर युक्त रेचक और वामक औषधियां दे। अगर संशोधन कर्म से साध्य रोगी यदि दोषों की उत्कटता से दुर्बल हो गया, तो संशोधन कराने वाला व्यक्ति अगर है तो दुर्बल हो गया है, और होना उसमें संशोधन ही है, तो उसमें क्या करना है? मृदु वीर युक्त रेचक या वामक औषधियां देनी है। अंडरलाइन कर लीजिए। 14 नंबर श्लोक, फिर लिखो, मोस्ट 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 वेरी मोस्ट वेरी मोस्ट सुपर डबल ट्रिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है। अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाते समय अगर इस पे नजर पड़ गई तो डालेगा, पक्का डालेगा। औसत मात्रा, व्याधि अग्नि और रोगी के बल मध्य होने पर क्वाथ कितना लेना है इन्होंने? 1 अंजलि। क्वाथ की मात्रा कितनी बताई इन्होंने? 1 अंजलि 4 पल्स या 16 तोला। 1 अंजलि इज इक्वल टू 1 अंजलि इज इक्वल टू 4 पल इज इक्वल टू 16 तोला। चूर्ण, चूर्ण कितना बता रहे हैं? 1 विडाल पदक। 1 विडाल पदक, विडाल पद, 1 विडाल पद 1 कर्स या 1 तोला होता है, लेकिन आपको क्या याद करना है? 1 विडाल पदक, क्वाथ 1 अंजलि, चूर्ण विडाल पद, और कल्क 1 अक्ष। कल्क 1 अक्ष मतलब अक्ष। क्वाथ अंजलि प्रमाण, चूर्ण और कल्क अक्ष यानी तोला, लेकिन रटना क्या है? चूर्ण विडाल पद यानी कल्क अक्ष। चूर्ण विडाल पद लेना है, कल्क अक्ष लेना है, क्वाथ अंजलि लेना है। आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 39 आपका खत्म हो गया। अब हम करते हैं नोट्स की तरफ। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो, समझ में ना आया हो, अभी बता दे, फास्ट हो गया हो। चले नोट्स पढ़ाए। ओके, 36 तो हमने पढ़ा दिया था, आंसू रघुसा वो का। हाँ, कुछ पेज में ऊपर लिखा था, डोंट वरी बेटा। वैसे भी आपको देखिए पूरा पीडीएफ सेंड कर रखा है हमने, पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, जो लिखा था वो भी नोट्स में सब आ रहा है, डोंट वरी, चिंता ना करो। तो यहां तक का कल हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। ओके, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। द्रव्य संग्रहणी अध्याय 38 नंबर अध्याय था। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्णन किया गया है इस अध्याय में। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्णन चरक सूत्र स्थान 4 में 50 महाकसाय दशमानी का उल्लेख है। प्रत्येक महाकसाय में द्रव्य की संख्या निश्चित है, 10 है, और कुल 500 कसायों का वर्णन किया गया है। उन 500 कसायों में जो द्रव्य है उनमें मूल रूप से 274 द्रव्य है, 274। उन्हीं को घुमा फिरा के 50 बार लिख दिया गया, 50 बार लिख दिया गया है। तो 274 मूल द्रव्य है, उसमें 500 कसायों का वर्णन कर दिया गया है और 50 महाकसाय बना दिए गए हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 38 द्रव्य संग्रह अध्याय है, उसमें 37 गण 37 गणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वात हर 9, पित्त हर 11 और कफ हर 17, 9 11 17 है।
प्रत्येक गण में द्रव्यों की संख्या अनिश्चित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैक्सिमम एलादी गण में है, मैंने आपको बताया 28। मिनिमम त्रिफला और त्रिकटु में है 3। गण का नाम मुख्य द्रव्य के नाम पर रखा गया है, जैसे बिदारी गंधादि जो मेन था। 37 द्रव्य है 290। इसमें डल्हड़ ने 218 218 द्रव्यों पर टीका की। द्रव्यों का कुल प्रभाव 81 है। 37 जो गण है उसमें मधुक 7 बार आया है, 7 टाइम्स। चंदन 6 टाइम्स। चित्रक, गुडची, बृहतिद्वय, पाठा ये 5 टाइम्स आए हैं। इंद्रवय, कटफल, कटुरोहिणी, नागपुष्प, पलाश, हरिद्रा ये 4 टाइम्स आए हैं। चरक में, महाकसाय में मधुक जो है वो 11 बार आया है। तो ये से एक इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक बार में याद करोगे तो याद हो जाएगा। एक स्टोरी की तरह है, आप पढ़ सकते हैं, आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि भाई इन्होंने द्रव्य निश्चित नहीं बताए, उन्होंने द्रव्य निश्चित बताए हैं 10 बताए, इन्होंने कोई निश्चित नहीं, किसी में 28 है, किसी में 16 है, 15 है, 18 है, किसी में 3 ही है। एलादीगढ़ सबसे मैक्सिमम होता है 290 कुल द्रव्य है, उनके 274 है। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं, इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। याद क्या करना है, ये वाला पेज सुश्रुत सूत्र स्थान 39 जो भी हमने पढ़ाया, उसमें संशोधनी संसमनी अध्याय है। उसमें 7 वर्ग हैं, जिसमें 4 संशोधन के हैं, 3 संसमन के हैं, अभी हम पढ़ के आए। वात संसमन, पित्त संसमन, कफ संसमन। ऊर्ध्व भागहर, अधो भागहर हमने द्रव्य पढ़े, लेकिन उभयतो भागहर जो था, कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली और कारवल्लक का स्वरस उभयतो भागहर होता है। 5 द्रव्य होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, भी हमने पढ़ा। फिर सिरो विरेचन के थे, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अर्थात दोषानुसार द्रव्यों का वर्णन सबसे पहले अष्टांग सुश्रुत संहिता ने किया है। वात, पित्त, कफ, संसमन द्रव्य। चरक में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। अनुसार द्रव्यों का वर्णन सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने किया है। अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में शोधन आदि गण के नाम से 7 वर्ग बताए हैं। वमन, विरेचन, निधु, सिरो विरेचन, वात संसमन, पित्त संसमन, कफ संसमन। अष्टांग संग्रह ने सूत्र 15 में भी बताया है। महाकसाय के नाम से 45 महाकसायों का वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह ने सूत्र 16 में फिर 25 गण बताए हैं, जिसमें वत्साग आदि, पद्म आदि और स्नादि गण है। अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में शोधन आदि गण से 33 गण का अध्याय वर्णन किया है। इसमें 4 संशोधन के हैं, वौन विरेचन, निधु और सिरो विरेचन। 3 संसमन के हैं, वात, पित्त, कफ, और 25 अन्य है। ठीक है, तो ये तो थी एक स्टोरी रूपरेखा जो बकी मैंने आपको बताई। अब जो मेन आज की क्लास थी वो चलते हैं नोट्स पे। दिस इज ऊपर देखो लिखा है पंचमूल शब्द सबसे पहले चरक संहिता में आया। सही बात है, पंचमूल शब्द सबसे पहले चरक संहिता में आया। पंचमूल शब्द का वर्णन सबसे पहले सुश्रुत संहिता में किया। क्या लघु होता है, क्या बृहत पंचमूल होता है, क्या वल्ली होता है, क्या कंटक होता है, क्या तृण पंचमूल होता है, अभी हमने पढ़ा। देखो उसका वर्णन सबसे पहले सुश्रुत संहिता में आया। सप्त पंचमूल, 7 प्रकार के पंचमूल, ठीक है, जिसमें जीवन और मध्यम पंचमूल भी, ये अष्टांग संग्रह ने किया। पंचमूल, परंतु वल्ली और कंटक के स्थान पर जीवन और मध्यम पंचमूल को रखा है। अष्टांग हृदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा पंचमूल ही होते हैं, और वल्ली और कंटक की जगह जीवन और मध्यम को कर दिया है। और अष्टांग संग्रह ने जीवन और मध्यम को जोड़कर सप्त पंचमूल बना दिया था। तो ये तो पूरा था पंचमूल का कहानी। तो सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं पंचमूल सबसे पहले लेते हैं, और इसी पे हम पूरा डिस्कस करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स। पंचमूल में बृहत पंचमूल जो होता है उसका रस तिक्त होता है, अनुरस जो होता है वो मधुर होता है। तो बृहत पंचमूल का रस नंबर 5। लघु पंचमूल का रस नंबर 156, उसका 5 और इसका 156, 156। बिल्व, अग्निमन, टुंटुक, पाटला, कास्मर ये बृहत पंचमूल होता है। त्रिकंटक, बृहतिद्वय, पृथक पर्णी, विदारी गंधा ये लघु पंचमूल होता है। विक्की बड़े, वीपी छोटे। विक्की बड़े, वीपी छोटे। विक्की मतलब वात कफ का समन करता है बृहत पंचमूल, और वीपी मतलब छोटे जो है, जो लघु पंचमूल है, वात पित्त का समन करता है। ब्रह्मण होता है, बलवल होता है। आप देखो
चरक ने विदारी गंधादि गण या स्थिरादि वर्ग के नाम से लिखा है। किसे? लघु पंचमूल को। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि चरक ने विदारी गंधादि गण या स्थिर आदि वर्ग के नाम से लिखा है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पॉइंट तो ये। किसे? लघु पंचमूल को। फिर देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज निघंटु ने लघु पंचमूल को पंचगढ़ के नाम से लिखा है। क्या लिखा है? पंचगढ़ के नाम से। फिर एक क्वेश्चन अय्या में पूछा गया था, AII 2016 में। डल्हड़ ने लघु पंचमूल में एरंड का वर्णन किया है। किसके स्थान पर? गोक्षुर के स्थान पर। बृहत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लघु बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। डल्हड़ ने लघु पंचमूल में एरंड का वर्णन किया है इन प्लेस ऑफ गोक्षुर। अब अगर दोनों मिला दे हम 10 मूल, तो बृहत और लघु दोनों मिल जाएंगे। और ये त्रिदोष सामक होते हैं, त्रिदोष सामक होते हैं, सर्व ज्वर हर होते हैं, श्वास हर होते हैं और आम पाचन। बृहत और लघु। फिर देखिए डबल स्टार बना है। भैषज रत्नावली ने सूतिका 10 मूल का वर्णन किया है और इसमें लघु पंचमूल, केवल लघु पंचमूल मिला है। इस बार मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया, पिछली बार भी मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया और जिस साल मैंने मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम दिया था उस साल भी ये पूछा गया। ठीक है, 3 साल से लगातार आ रहा है। अब AIPGT होने लगी है तो पिछली 5 AIPGT और 6 AIPGT हुई है उन सब में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है ये। और उससे पहले हर साल ये क्वेश्चन आता था। सूतिका 10 मूल में पढ़ा है, केवल ओनली लघु पंचमूल में पढ़ा है, उसका वर्णन भैषज रत्नावली ने किया है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये तो था बृहत और लघु पंचमूल। अब बल्ली पंचमूल। बल्ली पंचमूल का नाम होता है विदारी, सारीवा, रजनी, गुड़ची और अजसरंगी। ये रक्त पित्त हर होता है। कंटक पंचमूल जो होता है कर्मठ, त्रिकंटक, सैरयक, शतावरी, गृध्र, नख, ये सर्वमेहर होता है। शुक्र दोष विनाशक, बोथ वल्ली और कंटक। कुसकास, नल, दर्भ, कांडेक्षु, ये तृण पंचमूल होता है, ये भी रक्त पित्त सामक होता है और मूत्र दोष हर होता है, दुग्ध के साथ। अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो देखिए विक्की बड़े, VP छोटे और RP का वक्त। RP मतलब रक्त पित्त सामन कौन कौन सा करता है? बल्ली, कंटक और तृण पंचमूल। और शुक्र दोष का विनाशन करता है केवल वल्ली और कंटक। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्की बड़े, VP छोटे, RP का वक्त, वल्ली, कंटक और तृण पंचमूल जो होते हैं रक्त पित्त सामक होते हैं। तो ये था पंचमूल के बारे में पूरी स्टोरी। अब हम सारी गढ़ के बारे में पढ़ते हैं जो मेनली गढ़ है। फिर देखिए ऊपर लिखा है अष्टांग संग्रह ने लघु पंचमूल और कंटक पंचमूल को त्रिदोष सामक कहा। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जीवन पंचमूल और मध्यम पंचमूल के बारे में पढ़ देते हैं कि अभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक, ऋषभक, ये होता है जीवन पंचमूल। ये भी VP का जीवन याद कर लीजिएगा। मध्यम पंचमूल विक्की मध्यम था। ठीक है, मध्यम पंचमूल देखिए यहां साफ साफ लिखा है बला, पुनर्नवा, एरंड, माशपर्णी, मुद्रपर्णी। तो ये मध्यम पंचमूल होता है। अपने आप से लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा धुंधला लिखा है। ठीक है, फिर ऊपर देखिए लिखा है चरक ने अर्जुन और असन को उदर्द महाकसाय में रखा है। सुश्रुत ने सालसरादिगढ़ में रखा है। सालसरादिगढ़ कफ और मेद का नष्ट करता है, कुष्ठ, प्रमेह और पांडु का नाश करता है। ठीक है, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने कहा था त्रिफला के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो त्रिफला को हरित क्या आदिगण में बताया है इन्होंने? हरित की, विभित की और आम्ल की, सुश्रुत ने। सुश्रुत भाव प्रकाश कहते हैं त्रिफला जो बनता है हरित की, विभित की, आम्ल की, ये 1:1:1 में बनता है। सारंगधर और योग रत्नाकर आए, बोले ना 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 1:1:1 पे कैसे बन जाएगा? एक हरित की, 2 विभित की और 4 आम्ल की, ये रेशियो रखो तो बराबर होगा कि 1 हरित की इज इक्वल टू 2 विभित की इज इक्वल टू 4 आम्ल की। ये रेशियो रखो तब जाके मतलब होगा। हरित आए, बोले ना 1:2:3 कर दो। तो ये रेशियो सबके पूछे जाते हैं कि सारंगधर और योग रत्नाकर ने क्या माना है, सुश्रुत भाव प्रकाश ने क्या माना है, हरित की, विविध की, आम्ल की का अनुपात क्या है। कुल मिला के देखिए सुश्रुत भाव प्रकाश ने जो कहा वो भी सही है, सारंगधर और योग रत्नाकर ने कहा वो भी सही है। हरित का तो भाई अलग ही मामला है, मैं नहीं समझता क्या है। सुश्रुत भाव प्रकाश ने कहा कि ऐसा है 1:1:1 में ले लो हरित की, विविध की, आम्ल की। ठीक है, ये हर त्रिफला बन जाएगा। सारंगधर और योग रत्नाकर ने कुछ दिमाग लगाया
बोले भाई ऐसा है, ये एक 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 लिखा है, लोग एक 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 ले लेंगे। एक हरीतकी का जो वजन होता है वो 2 विविधकी के बराबर होता है और 4 आम्लकी के बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिखो ना 1:2:4। तो उनका कहना भी सही था और इनका कहना भी सही है, लेकिन अब दोनों क्या कहना चाह रहे थे उसका सार हमने निकाला है ना। क्या पता उन्होंने कहा हो कि 1:1:1, बात तो वही है, अनुपात का मतलब यही होता है। शायद योग रत्नाकर ने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, उन्होंने 1:2:4 कर दिया। तो जो टीकाकारों ने और विद्वानों ने जो अर्थ निकाला वो यही निकाला कि एक जो हरित की होती है 2 विविधकी के बराबर होती है और 4 अम्लकी के बराबर होती है। तो इसलिए हो सकता है शायद योग रत्नाकर ने ये सोचा। त्रिफला को महती त्रिफला भी कहते हैं, कसाय त्रिफला भी कहते हैं, फल त्रिक भी कहते हैं। इसी को वरा बोलते हैं, इसी को उत्तमा बोलते हैं, इसी को श्रेष्ठा बोलते हैं। ये इसके पर्याय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो था त्रिफला के बारे में। अब जब त्रिफला के बारे में बात चली है तो 2-3 त्रिफला हम और पढ़ लेते हैं। एक होता है स्व अल्प त्रिफला। स्व अल्प त्रिफला किसे बोलते हैं? कास्मर्य, खरजूर और परूसक को। कास्मर्य, खरजूर और परूसक को स्व अल्प त्रिफला बोलते हैं। मधुर त्रिफला किसे बोलते हैं? कास्मर, खरजूर और द्राक्षा अगर मिला दें तो वो मधुर त्रिफला बन जाती है। फिर सुगंधी या सुरभि त्रिफला, जाति फल, पूग फल और लवंग को अगर मिला दें, लवंग मतलब कालिका फल, तो उसे सुगंधी त्रिफला बोलते हैं। तो ये त्रिफलाओं के बारे में ज्ञान था। थोड़ी रस द्रव्य गुण भी यहाँ पे हमने कवर कर ली, थोड़ी छोटी मोटी। ठीक है, तो ये हमारा त्रिफला के बारे में आ गया। तीसरा नंबर इस साल मेडिकल ऑफिसर में आया, काकोल्यादिगण होता है स्तन्य जननार्थ। यही क्वेश्चन नहीं था और कुछ था ही नहीं। तो स्तन्य जननार्थ क्या होता है? काकोल्यादिगण, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा स्तन्य शोधनार्थ HMV, हरिद्रा, मुस्तादी और वचादी, या हमूव कर लो। हमूव स्तन्य शोधन करता है। हमूव हरिद्रादि, मुस्तादी और वचादी। HMB कर लेना, स्तन्य शोधन करता है HMB, या हमूव, जैसा भी आप याद कर सकते हो। फिर देखिए 5वां नंबर पॉइंट, एमपीएमटी में त्रिफला नहीं, सॉरी, एमपीएमटी में त्रिफला प्रेजेंट, सॉरी, एमपीएमटी में त्रिफला प्रेजेंट। एमपीएमटी मतलब क्या है? मुस्क आदि, मुस्तादी, परूसक आदि और त्रिफला, एक त्रिफला भी गढ़ था। तो एमपीएमटी में त्रिफला प्रेजेंट है। त्रिफला किसमें ये पूछा जाता है। वरुणादिगण जो होता है आभ्यंतर विद्रदी नाशक होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, यहां फिर बता दे रहा हूं। वीर तरवादिगण जो होता है अस्मरीय, शर्करा, मूत्रकृच और मूत्राघात। ठीक है, तो ये वीर तरवादिगण हो गया। ऊषक आदिगण अस्मरीय, शर्करा, मूत्रकृच, गुल्मनाशक। उसको गुल्म हुआ, ऐसे याद कर लीजिएगा। ऊषक आदि उसको गुल्म हुआ। ऊषक आदिगण अस्मरीय, शर्करा, मूत्रकृच और गुल्मनाशक। सारीवादिगण विशेष दाहनाशक। सारीवा जो होता है पित्त समन करता है। सारीवादी वटी जो होते हैं वो पित्त समन करती है, याद रखना। तो विशेष दाहनाशक हो जाएगा। अंजनादिगण, अंजन और रसांजन दोनों है इसमें। अंजनादिगण आभ्यंतर दाहनाशक होता है, बीएचयू पूछा गया है। विशेष दाहनाशक सारीवादिगण और आभ्यंतर दाहनाशक अंजनादिगण। रसांजन और स्रोतांजन को प्रियंगु आदिगण में रखा है इन्होंने, और अंजन और रसांजन को अंजनादिगण में, और रसांजन और स्रोतांजन को प्रियंगादुगण में भी रखा है। संधानी होता है। विषम ज्वरनाशक त्रिफला होता है। संधानी और पक्वतिसार नाशक अंबष्ठादिगण होता है। त्रपवादिगण जिसमें 6 धातुएं हैं, यह सद नहीं है, मैंने आपको बताया था। गर, कृमि, हर्ग, हृदयरग और पांडु मेहर होता है। आम्लक्यादिगण जिसमें विभीतक नहीं है, मैंने आपको बताया था। आम्लकादिगण में विभीतक नहीं है। चक्षुष से दीपन और वृस्य होता है। तो ये कुछ गण थे, 5, 7, 8। कुछ और आगे पॉइंट है कि सर्व ज्वरनाशक अगर गण पूछेंगे तो गुडुच्यादि, दशमूलादि और आम्लकादि गण, ये सर्व ज्वरनाशक है। पित्त ज्वरनाशक फिर सारीवादी गण आ जाएगा। आप देखिए योनि विशोधन और शुक्र विशोधन, योनि विशोधन और शुक्र विशोधन। ठीक है, तो देखिए योनि के आगे लिखा है मस्त, मुस्तादी, न्याग्रोधादि और रोद्रादि। ठीक है, जिसमें नीचे के रा लगे हैं, देखो। ठीक है, मुस्तादी, रोद्रादि, न्याग्रोधादि, तो नीचे देखो रा लगा है।
मुस्तादी तो याद हो जाएगा, न्याग्रोध और रौद्रादि। तो ये ऐसे याद कर लीजिए योनि में शोधन में। शुक्र शोधन में, शुक्र में मुस्क याद कर लीजिएगा, मुस्क मस्त था योनि में और मुस्क है शुक्र में। मुस्क आदि और वल्लियो कंटक तो थे ही, जब हम आपको पंचमूल में बता के आए हैं शुक्र शोधन में। प्रतिस्याय अरुचि और श्वास का सबको पता है, तुलसी देते हैं तो सुरसादिगण। बृहत्यादिगण में गोच्छुर नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था बृहत्यादिगण में गोच्छुर नहीं है, बृहतीय कंटककारी प्रेजेंट है। शोष गुल्म अंगमर्द और ऊर्ध्व श्वास में विदारी गंधादिगण, पहला गण याद करिए, जो पहला गण विदारी गंधादि था, ठीक है। वात पित्त का समन करता है विदारी गंधादि, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीवक रसवक होते हैं इसमें। एलादिगण 28 होता है, जिसमें सर्ज रस और गुग्गुलू होते हैं, वर्ण प्रसादन के लिए यूज करते हैं। विदारी गंधादि अंडरलाइन कर लीजिएगा, विदारी गंधादि जो गण है वात पित्त का नाश करता है, बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। अब ऊपर देखिए कुछ लिखा है, बीएचयू में पूछा गया है कि सुश्रुत ने सैंधव, तुत्थ और शिलाजतु और काशीस का वर्णन ऊषक आदि गण में किया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सुश्रुत ने सैंधव, तुत्थ और शिलाजतु और काशीस का वर्णन ऊषक आदि गण में किया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये तो गण के बारे में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता दिया मैंने आपको कि चरक ने स्तन्य शोधन महाकसाय और सुश्रुत के हरिद्रादि गण में कुटज कामन गण जो होता है चरक का जीवनी महाकसाय के 10 द्रव्य है, रिद्धि वृद्धि भी है इसमें, ठीक है। और भी द्रव्य है, भाव प्रकाश के जीवनी गण में 12 द्रव्य हैं, इसके काकुल्यादि गण में। सुश्रुत ने वात पित्त रक्त सामक कहा है, कफ वर्धक कहा है, जीवनी ब्रह्मणी वृश्य कहा है। वाट भटके पद्मादि गण में भी 18 द्रव्य जो है ये काकुल्यादि के वो भी हैं, द्राक्षा नहीं है उसमें। अब चूंकि हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं तो उसके मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं कि बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल विशेषकर वात नाशक है, तृण पंचमूल पित्त सामक है, और वल्लियो कंटक जो है विशेषकर कफनाशक है। शोधन कषाय के द्रव्य में आरगवदादि गण, धूपन द्रव्य जो होते हैं प्लाया सालसरादि गण के होते हैं, और रोपण द्रव्य काकुल्यादि गण के होते हैं। आसो धूसा उरोका हमने आपको कोड दिया था, ठीक है, तो वो यहाँ भी काम कर जाएगा। फिर 39 चैप्टर हम देख लेते हैं एक बार। 7 वर्ग बताए हैं, 4 संशोधन 3 संशमन, ऊर्ध्व भागहर, अधो भागहर, उभयतो भागहर, सिरौचक में भागहर। इसमें उभयतो भागहर आपको बहुत याद करना है, कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली, कारपल्लक, इनका स्वरज जो होता है, फिर उभयतो भागहर होता है, फिर बता रहा हूँ। कंपिल्लक की फलरज, फलमज्जा या फलरज, और पूतिक और आरगवध का पत्र, का पत्र, ये विरेचन अर्थ यूज किया गया है, इन्होंने याद कर लेना। आरगवध के पत्र को विरेचन बताया है इन्होंने। औसत मात्रा क्वाथ, अंजलि, चूर्ण, विडाल पद और कल्क अक्ष, बहुत पूछता है बेटा। एक अंजलि इज इक्वल टू 4 पल, 16 तोला होती है, याद रखना। और सुश्रुत ने रासना को कफ संसमन द्रव्य में रखा है। 39 चैप्टर में देखिए इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उतने पॉइंट आपके नोट्स में भी आ गए, ठीक है। मेरा मानना होता है नोट से आप पूरा रट्टा मार लो कसके से, और संहिता केवल आप केवल पन्ने पलटते जाओ, ऐसा मेरा मानना होता है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, संहिता ढंग से पढ़ते हैं, केवल नोट्स इसलिए बनाते हैं कि पन्ने पलटते जाओ, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन मेरे पढ़ने का तरीका ये था कि मैं नोट्स में एक से एक चीज उतार देता था कि मुझे फिर दोबारा कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। तो वही मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि सब कुछ, अरे ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने गढ़ थे, और उसने गढ़ को उठा के 5, 7, 8 पन्ने उस श्लोक को उठा के हमने केवल 2 पेज में खत्म कर दिया। ये देखिए 1 पेज ये और 1 पेज ये, बाकी तो वो पंचमूल बताया है, 3 पेज मान लीजिए कि पूरा सब उठा के हमने 3 पेज में उठा के रख दिया। तो ये इजी है कि वो इजी है, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अब आप ये बताइए क्लास समझ में आई, हाँ या ना? पहली बात तो ये, क्लास समझ में आई कि नहीं आई? इजी लगा कि यार वो क्या लिखा था उसको सर ने क्या कन्वर्ट किया, इजी लगा? देखिए कोचिंग कोई भी पढ़ा सकता है, कोचिंग कोई भी पढ़ा सकता है, इलेबोरेट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको कैसे करना है, कैसे उसको आपको पढ़ाना है, कैसे आपको इजी लगे। लिखा तो किताब में सब है, कोई भी कह देगा ये अंडरलाइन कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, लेकिन उसको कैसे कोड देके कैसे आप दिमाग में बैठा पाए और आपको याद रहे, मेन चीज ये है एग्जाम के टाइम, ठीक है। दैट इज आर्ट। आप मुझे
कोई सिलेबस का रुपए नहीं दे रहे हैं, ये आर्ट का रुपए दे रहे हैं। जो सॉरी मेरे को बता रहा हूँ कोचिंग को, जो भी आपने फीस लिया है वो इसलिए लिया है कि आर्ट, रंग तो आपको बाजार में मिल जाएंगे, कैसे रंगना है ये एक आर्टिस्ट बताता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, ना आपको कोचिंग की तारीफ बता रहा हूँ। हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई पढ़ाता हो, मैं तो कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ाता। ठीक है, अच्छा थोड़ा जल्दीबाजी हो गया है, कोई बात नहीं। बड़ा जल्दीबाजी इसलिए कि अगर मैं थोड़ा स्लो स्लो करता तो ये रह जाता आज, और अगर ये आज रह जाता तो फिर कल मजा नहीं आता आपको। तो थोड़ा आज के लेक्चर में मेरे को लगा है मैंने 10% स्पीड थोड़ी बढ़ा दी हो। वो क्यों? क्योंकि मेरे को 7:30 तक क्लास भी खत्म करनी होती है। ठीक है, आपको उसका फीडबैक भी लेना होता है। तो मैं मान सकता हूँ आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है बेटा, कभी भी आप कुछ भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में स्पीड कम करके भी देख सकते हो, सारी फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। लेकिन मेरा मानना होता है कि मैं आज का जो मेरा टारगेट है, कभी मैं देखो 3 पेज ही पढ़ाता हूँ केवल आपको, कभी 4 पेज ही पढ़ाता हूँ। आज थोड़ा लंबा था तो मेरे को उस हिसाब से मैनेज करना था। लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको जो मेरा टारगेट है वो आपको समझा दूं। 2 अध्याय देखो आज खत्म हो गए हैं। अब ज्यादा रह नहीं गया सूत्र स्थान में, बहुत एक-एक 2-2 पन्ने के पेज के लेक्चर है। 50 45 और 46 ये 2 लेक्चर थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन उसमें भी जो मेन काम की चीज है वही मैं आपको नोट कराऊंगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा हो सकता है। बाकी मेरा मानना रहता है कि आपको कैसे एनी हाउ चीजों को सरल करके और आप याद कर सकें उस वे में मैं पढ़ा सकूं। तो सबको समझ में आया बेटा कि नहीं आया ये बताओ मेरे को, पहले तो ये बताओ। समझ में आया बेटा? जो बताया समझ में आया? अगर आप रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। और चलो 3 4 5 लोग रिप्लाई करते हैं, मुझे उसका टेंशन नहीं। अगर समझ में आया ठीक है। हाँ, रिवाइज करोगे तभी याद हो पाएगा बेटा। ठीक है ना? रिवाइज करोगे तभी याद हो पाएगा। जो अच्छे से रिवाइज कर जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आता है। द्रव्य गुण भी आपकी समझ लीजिए 10-5% कुछ कवर हुई है यहाँ पे। ठीक है, और पंचमूल शब्द कहाँ आया है, वो कहाँ है, सब बताया है। कल सुबह की रसशास्त्र की क्लास ऑफ रहेगी। कल टेस्ट आपको शायद लगा दिया गया है, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट का डिस्कशन हम शाम को ही हो सकेगा तो शाम को कर लेंगे, अदरवाइज परसों करेंगे, जैसा भी देख लेंगे। टेस्ट लगा दिया गया है, टेस्ट करिए। परपटी तक का हमने पढ़ा दिया था, उसके बाद अब देखिए दूसरा टेस्ट भी लगा देंगे। पहले टेस्ट को पहले कर लीजिए। रसशास्त्र खत्म होने के बाद हम बहसा जी स्टार्ट करेंगे, तो 10 तारीख तक मेरे ख्याल से रसशास्त्र आपकी खत्म हो जाएगी। मेरा टारगेट था कि मैं 5 तक का ही कर दूं, लेकिन फिर उसमें फिर ये स्पीड ज्यादा हो जाएगी और फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो जैसे हौले हौले चल रहा है, चलने देते हैं। और तो 10 तक का आपका हर हालत में, और 15 तक का विद टेस्ट। 15 मान लीजिए, 15 तक का आपकी पूरी रसशास्त्र खत्म हो जाएगी और आपके पास बढ़िया तरीके से नोट्स पहुंच जाएंगे। आपको रट जाएगी रसशास्त्र, इतना मेरा दावा है। और उसके बाद हम 10 दिन में भैंसा जी कर देंगे। तो इस समझ लीजिए महीने में पूरा आपका भैंसा जी भी खत्म हो जाएगी। और भैंसा जी के साथ हम बहुत चीजें खत्म कर देते हैं, चरक की कुछ 4th अध्याय भी खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद हम अगत पे जाएंगे। सुश्रुत कल्प, विष चिकित्सा 23rd। ठीक है, ये पढ़ाएंगे। और उसमें हम पूरा अगत खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी की कोई क्वेरी हो बता दे, अदरवाइज क्लास ऑफ करते हैं। एनी क्वेरी? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके डियर।